Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to lecture number 3 of chapter number 10 Chemistry 10th. आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, तीनों तरह के क्वेश्चन के लिए जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है जी? थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जो कि ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस कहलाता है, जिसको हम आज कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को। यू कैन सी के बोर्ड के एग्जाम में ये काफी मर्तबा आ चुका है लॉन्ग के तौर पर, ठीक है। तो मैंने इस पूरे के पूरे टॉपिक की हेडिंग्स बना दी हैं ताकि आप लॉन्ग के तौर पे जब अब इसको करो तो इन हेडिंग्स को यूज करो ताकि इजीली आपको याद भी हो और आपके अच्छे और फुल मार्क्स भी आए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर। तो सबसे पहली हेडिंग है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन द आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट वो हैं जिन पर अभी हम बात कर चुके हैं। ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर लिमिटेड, वो महदूद थे, टू सब्सटेंसेस विच कंटेन प्रोटॉन, के उन चीजों तक ही ये दोनों कॉन्सेप्ट महदूद थे जिनके पास प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन होता था। फिर जी एन ल्यूइस 1923 में, तो ये सबसे पहले आप मार्क कीजिए एमसीक्यूज के लिए कि जी एन ल्यूइस ने अपना जो ये कॉन्सेप्ट है कब दिया था जी? 1923 में। तो जी एन ल्यूइस आप देख सकते हैं जी, इनको गिलबर्ट न्यूटन ल्यूइस, ये अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें दिया था, ठीक है। और मैं आपको इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि इनको 35 टाइम्स ये नॉमिनेट हुए थे फॉर नोबेल प्राइज, लेकिन इनको एक भी दफा नोबेल प्राइज मिला नहीं था। फिर आगे देखते हैं जी इनकी कंट्रीब्यूशन, इनका कॉन्सेप्ट। तो सेकंड हेडिंग हमारे पास आ सकती है जी ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेस। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी जो थ्योरी थी या जो इनका कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर कंसिस्ट करता है, जबकि जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था ब्रॉन्स्टेड लॉरी का, वो बेस करता था प्रोटॉन ट्रांसफर के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि एसिड एक ऐसी चीज है, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है, which can accept a pair of electron, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। और बेस इसके ऑपोजिट होगा, while a base is a substance, जबकि बेस एक ऐसी चीज है, मॉलिक्यूल और आयन which can donate a pair of electron, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे या दे सके, उसको हम कहते हैं बेस। अब इन दोनों डेफिनेशन को विद एग्जांपल हम डिटेल में देखते हैं कि इन दोनों डेफिनेशंस को हम एग्जांपल से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि ल्यूइस एसिड और बेस की जो डेफिनेशन है शॉर्ट के तौर पर बोर्ड के एग्जाम में आ चुकी है 2015 ग्रुप 2 में। सो एग्जाम्पल से अपनी ल्यूइस एसिड और बेस की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब आप देखो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, नाइट्रोजन के अराउंड 3 हाइड्रोजन NH3 बनता है जी, इसको हम कहते हैं अमोनिया। और अगर इसके साथ आप देखो तो बोरॉन के अराउंड 3 फ्लोरीन के एटम है, तो इसको हम बोलते हैं BF3 या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ट्राई का मतलब है इसमें 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर आपको अपनी 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 याद हो और उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक याद हो, तो सेम एग्जांपल आपने इसकी जो थी वहां पर कवर की थी, वही एग्जांपल है। लेकिन मैं आपको दोबारा से एक बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूं ताकि जिन स्टूडेंट को ये स्ट्रक्चर भूल चुका है ये कैसे बनाना है, वो उनको दोबारा से रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हम BF3 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है इसमें ल्यूइस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि इसमें हम एक एटम्स के आखिरी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, जबकि जो दूसरा एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से जाहिर करते हैं। अब आप लोगों को बड़े अच्छे से मालूम है कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है Z है वो 9 है, और एटॉमिक नंबर आपको पता है प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कहते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है।
तो पहले शेल में दो, 9 में से पहले शेल में दो चले गए तो दूसरे में कितने बचे? 7। तो आप तीनों फ्लोरीन एटम्स को अगर फोकस करके देखो तो आप देखोगे कि तीनों फ्लोरीन एटम्स के अराउंड हमने 7 डॉट लगाए हुए हैं, यानी कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से जाहिर किया है। तो कितने डॉट है जी? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डॉट है। और अगर हम सेंट्रल एटम यानी कि दरमियान वाले एटम बोरॉन की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर होता है जी 5, यानी कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 आ जाएंगे और दूसरे में बचेंगे 3। तो यू कैन सी के बोरॉन के अराउंड यू कैन फाइंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, और वो हमने किससे रिप्रेजेंट किए हुए? 3 क्रॉस लगा के, ठीक है। तो 1 2 3। और चूंकि बोरॉन के पास आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों अनपेयर्ड हैं, और आपको मालूम है कि जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वहीं पर दूसरा एटम आकर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो यहां पर ऊपर फ्लोरीन आके अटैच हुआ और उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया बोरॉन के साथ। फिर यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये जो आपको क्रॉस नजर आ रहा है। फिर यहां से फ्लोरीन एटम आया, उसने अपना डॉट यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ शेयर किया, और फिर इसी तरह नीचे भी फ्लोरीन एटम बोरॉन के साथ आके अटैच हुआ। अच्छा, आफ्टर शेयरिंग आप देख सकते हो कि फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 और ये नीचे 6 और ये 7 था। और अब ये जो बोरॉन के साथ क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर हो रहा है, अब ये फ्लोरीन का भी है और बोरॉन का भी है, ठीक है। ये जो शेयर्ड पेयर दरमियान में बोरॉन और फ्लोरीन के आपको नजर आ रहा है ना, डॉट और क्रॉस, अब ये पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा फ्लोरीन का भी है, बोरॉन का भी है। तो लिहाजा इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। और यही हर एटम चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करे। इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अब आप एक काम करो, क्या बोरॉन के हवाले से इलेक्ट्रॉन काउंट करो और मुझे बताओ कितने हैं। देखो मैं आपकी हेल्प करता हूं। बोरॉन के अराउंड 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बोरॉन जो कि सेंट्रल एटम है, दरमियानी एटम है, उसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं शेयरिंग के बाद? 6। अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, अभी भी इट इज डेफिशिट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरा होगी, उससे पहले हम अमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। अमोनिया जिसमें सेंटर में नाइट्रोजन है और उसके अराउंड 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन पर बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 दूसरे में 5। अब आप मुझे तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? शाबाश, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो आप देखो कि हमने नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस रिप्रेजेंट किया। कैसे? 1 2 3 और ये 4 और ये नीचे 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑलरेडी पेयर है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम आके अटैच नहीं होगा। कहां होगा? जहां पे अनपेयर था। तो यहाँ पे अनपेयर था, यहाँ पे अनपेयर था, यहाँ पे अनपेयर था। तो हाइड्रोजन का एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ वहां वहां नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ जहां पर नाइट्रोजन का अनपेयर, यानी कि जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ही बल्कि नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन था, वहां पर आके अटैच हो गया और उसने अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर किया। अब शेयरिंग के बाद ये पेयर इस हाइड्रोजन का भी है, नाइट्रोजन का भी है। ये वाला पेयर भी नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन का है, ये पेयर इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। अब आफ्टर शेयरिंग हर नाइट्रोजन एटम का ड्यूप्लेट पूरा हो चुका है। देखो 1 2 1 2 और 1 2। और नाइट्रोजन के हवाले से बात करें तो उसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये जो आपको आगे 2 क्रॉस नजर आ रहे हैं नाइट्रोजन के, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना ये लोन पेयर शेयर करेगा बोरॉन के साथ, और जो है वो बोरॉन के जो 2 इलेक्ट्रॉन कम थे वो इस शेयरिंग से पूरे हो जाएंगे। यू कैन सी कि ये जो लोन पेयर है ये किसकी तरफ जाएगा? बोरॉन की तरफ। और यहां पर हमने एक स्मॉल एरो से ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है बोरॉन को। अब यू कैन सी कि बोरॉन जो है, या ये जो BF3 है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ल्यूइस के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बेस है। तो अमोनिया अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कॉन्सेप्ट बेस है, और BF3 अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कॉन्सेप्ट एसिड है।
अच्छा जी, एग्जाम्पल की थ्योरी को रीड कर देता हूं आपके लिए। तो यहां तक हमने कर लिया था, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टेक प्लेस बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको अंडरलाइन करें, एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ल्यूइस एसिड और बेस में कौन सा बॉन्ड बनता है जी, कौन सा बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अमोनिया। अमोनिया अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन पेयर बाय बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और BF3 उस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है जी, एक्सेप्ट कर रहा है। सो इसकी हेडिंग थी जी एग्जांपल नंबर 1। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसको भी देखते हैं। उसमें सेम हमारे पास जो है वो अमोनिया का स्ट्रक्चर वैसे ही आप ड्रॉ कर लोगे, और साथ अब कौन आ रहा है जी, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, या जिसको मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट में बड़ी डिटेल में बताया था कि प्रोटॉन भी कहते हैं, और इट इज अ कैटाइन। कैटाइन क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो कहते हैं कैटाइन प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल्स आयन के प्रोटॉन या भी कोई सा भी मेटल आयन जो आमतौर पर पॉजिटिव आयन ही होते हैं ना, एक्ट एज ल्यूइस एसिड। वो किसके तौर पर एक्ट करते हैं, ल्यूइस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाई हाइड्रोजन आयन एक्ट एज ल्यूइस एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर क्या है जी, 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। जब हाइड्रोजन अपना ये इकलौता इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है, नेगेटिव चीज, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चीज है, तो नेगेटिव चीज जब निकलेगी तो हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन आयन बन गया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, तो इसलिए हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। अब इस फॉर्म में, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन, और इसने अगर इस फॉर्म में अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन या जो ये लोन पेयर है, उसी तरह नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को भी डोनेट कर सकता है, या इस हाइड्रोजन आयन को भी डोनेट करता है। For example, a reaction between hydrogen ion and ammonia where hydrogen ion act as an acid and ammonia as a base। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो क्यों ल्यूइस एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप। ये वाला जो है एग्जांपल आपको अच्छे से कवर हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो हेडिंग आपने बनानी है वो है अडक्ट की। अडक्ट क्या होता है उस पर बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन अडक्ट। यानी कि ल्यूइस एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो एक चीज बनती है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूं कि जब आपने ल्यूइस एसिड और बेस को मिलाना है तो लास्ट में आपने बड़ी सी स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। वो क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अमोनिया में प्रोटॉन ऐड हो रहा है, तो चूंकि H प्लस ऐड हो रहा था तो हमने अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस को शो कर दिया है। तो कह रहे हैं जब ल्यूइस एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक जो है वाहिद चीज बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं जी अडक्ट। ये जो अडक्ट है ना, ये दो चीजों का मजमुआ है। ये लफ्ज जो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है एड, वो एडिशन से निकला है, कि मिलने से, कि दो चीजें मिल रही हैं, और अक्ट जो है वो प्रोडक्ट से लिया गया, यानी कि प्रोडक्ट का अक्ट लिया है। तो अडक्ट का मतलब है एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि जो एसिड और बेस के मिलने से प्रोडक्ट बन रही है उसको हम कहते हैं अडक्ट। तो होपफुली ये सारा आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, स्व न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन याद कर लीजिए, मार्क कर लीजिए कि एसिड और बेस के रिएक्शन को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन अडक्ट। ठीक है, तो ल्यूइस के रिएक्शन, ल्यूइस में जो न्यूट्रलाइजेशन, ल्यूइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो न्यूट्रलाइजेशन है उसमें एसिड और बेस मिलते हैं, और क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होता है फ्रॉम बेस टू एसिड, और उसके नतीजे में उनके दरमियान क्या बनता है जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और वो जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं अडक्ट। ओके जी, अडक्ट तक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन बाकी है जिसकी हेडिंग लग सकती है जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूइस एसिड। 2 पॉइंट्स हैं जी, उन पर बात करते हैं। मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम, वो मॉलिक्यूल जिसमें जो दरमियान वाला एटम है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो। अगर आपको याद है तो अभी मैंने आपको BF3 का वो सारा स्ट्रक्चर बना के दिखाया, काउंटिंग करके दिखाई कि बोरॉन के आफ्टर शेयरिंग भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, यानी कि अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। तो वो तमाम मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर वाले एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो किसके तौर पर एक्ट करते हैं, वो ल्यूइस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं, और ये ल्यूइस एसिड की एक खूबी है।
तो उसमें BF3 के अलावा भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जिस तरह AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल, या FeCl3 पैराक्लोराइड, या इसको हम बोलते हैं या आयरन क्लोराइड बोलते हैं। इसमें भी जो आयरन है वो जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। द सेंट्रल एटम है ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें जो सेंट्रल एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयरफॉर दीज कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और किसके तौर पर एक्ट करते हैं? लुईस एसिड। तो अगर आपसे पूछे व्हाई BF3 और AlCl3 और FeCl3 कैन एक्ट एज लुईस एसिड, तो आपने क्या बताना है कि उनके जो सेंट्रल एटम है उनके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 6, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और सो दैट इज द रीजन व्हाई दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड। फिर दूसरी खूबी देख लेते हैं जी लुईस एसिड की। सिंपल कैटायन कैन एक्ट एज लुईस एसिड। ऑल कैटायन, कैटायन किसे कहते हैं? पॉजिटिव आयन को, एक्ट एज लुईस एसिड सिंस दे हैव डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। तो कैटायन कब बनता है? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मिसाल दे रहे हैं जी कैटायन, however cations such as sodium, potassium, calcium have a very little tendency, इनमें बहुत कम रुझान होता है to accept electron, कि ये वाले जो आयंस है specifically speaking ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होते हैं, तो ये उन इलेक्ट्रॉन को रीगेन नहीं करते, तो इसलिए इनमें लिटिल टेंडेंसी होती है। while cation like हाइड्रोजन और सिल्वर आयंस have a greater electron एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, देयरफॉर एक्ट एज लुईस एसिड, तो इसलिए लुईस एसिड के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे कि व्हाई H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोजन आयन कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड, तो आपने क्या कहना है? इट हैज अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, देयरफॉर एक्ट एज अ लुईस एसिड। ओके जी, नेक्स्ट हेडिंग है और इसमें हम देख रहे हैं जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुईस बेस। तो न्यूट्रल स्पीशी, न्यूट्रल स्पीशी कहते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर, जिसमें कम से कम एक लोन पेयर हो। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमाइंस एंड अल्कोहल। तो NH3 है, ये आपको पॉजिटिव साइन तो नहीं लग रहा, ये डॉट है बेसिकली, यानी कि लोन पेयर है। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं NH3 को, याद रखिएगा, अमोनिया। और अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन कम करके R लगा दूं तो ये कंपाउंड बन जाते हैं अमाइंस। आर क्या है जी? एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। आप समझ लीजिए कि इस आर की जगह कार्बन एटम ने आकर अटैच होने, इनकी जो डिटेल है वो हम आने वाले चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि अमाइंस का क्या फॉर्मूला होता है जी? आर बॉन्ड NH2, और इसमें आर कार्बन की चेन है और नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है। और इसी तरह ROH ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला। अल्कोहल कंपाउंड की हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है, उनके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन होगी। तो ROH, उसी तरह R कार्बन चेन है, और ऑक्सीजन के ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं तो 2 लोन पेयर आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर यही वो कह रहे हैं कि वो तमाम न्यूट्रल स्पीशी, इन पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन इनके पास लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं जी। और कौन सी चीज लुईस बेस के तौर पर एक्ट करती है देखते हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीशी और एनाइन, जो नेगेटिव आइंस हैं वो भी लुईस एसिड बेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना नेगेटिव चार्ज या जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर सकते हैं, उनके पास ये कैपेसिटी होती है। तो क्लोराइड आइन और सायनाइड आइन और हाइड्रोक्साइड आइन, ये सारी एग्जांपल है लुईस बेस की। यहां तक हमारे पास लुईस कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हमारे पास एक समरी आ रही है जी ऑफ ऑल दी कॉन्सेप्ट दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। तो कॉन्सेप्ट आर्हीनियस का है, तो उसमें एसिड क्या होता है जी? गिव हाइड्रोजन आइन, और बेस क्या होती है? जो हाइड्रोक्सिल आइन दे सकती है। और जब हम आर्हीनियस के एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी? सॉल्ट एंड वाटर। फिर ब्रॉन्सन लॉरी कॉन्सेप्ट में जो है वो क्या होता है? एसिड जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, जो बेस क्या होती है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और इन दोनों के मिलने से कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था। फिर लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या जी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेस क्या? इलेक्ट्रॉन डोनर, और इन दोनों के मिलने से अडक्ट बनता है। और आज की खास बात, सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का हमारे पास एक कॉल है जी। उन्होंने क्या फरमाया कि जब तुम किसी पर एहसान करो तो उसे छुपाओ। यानी आप किसी के साथ भी नेकी करते हैं, अच्छा किसी के लिए कोई काम करते हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसका किसी को पता ना चले, जिसे हम कहते हैं जी नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है। और अगर कोई तुम पर करे तो उसे फैलाओ, और अगर आपसे कोई नेकी करता है
कोई एहसान आप पर करता है तो ये आपका फ़र्ज़ है और ये फरमाने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है कि आप उसकी नेकी को फैलाओ, उसकी नेक नामी करो, उसके एहसान को लोगों में डिस्कस करो। इससे क्या होगा कि इससे ज़ाहिर है कि जिसने आप पर एहसान किया है तो आपको भी खुशी होगी बताते हुए कि ये इसने मेरा बुरे वक़्त में बड़ा साथ दिया। तो मुझे ये बहुत ही खूबसूरत कॉल लगा, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। Okay ji, so that is it for today's lecture. Thanks for watching this video. Please subscribe my channel and share this video to all of your friends.